नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर RS अग्रवाल सर की बुक का चैप्टर नंबर 4 है सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण। और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 127 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन कर लिया है। ये प्रश्नमाला 4A का है, ठीक है। 4A का 127 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन कर लिया है। शायद आपने देखा भी होगा, देखे हैं तो पता होगा, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज 128 नंबर क्वेश्चन से देखने का प्रयास करते हैं। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 128 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। एक परीक्षा में किसी 128 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएं दी गई है। यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती, यानी चिड़िया अधिक हो जाती है इसका मतलब। उसके बाद कह रहा है यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। चिड़ियों तथा शाखाओं की संख्या ज्ञात कर देना, ये बताना है। तो मान लेते हैं कि चिड़ियों की संख्या जो है वो 1 से है। चिड़ियों की संख्या हम मान लेते हैं क्या है, 1 से है। चिड़ियों की संख्या x मान लेते हैं और शाखाओं की संख्या मान लेते हैं y। शाखाओं की संख्या को हम y मान लेते हैं। पहला कंडीशन जिस तरह से दिया है उस तरह से हम पढ़ के कंडीशन से समीकरण का निर्माण करेंगे। पहला कह रहा है कि यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठ जाए, मतलब एक चिड़िया बैठ जाए प्रत्येक शाखा पर, यानी x बराबर हम लिख सकते हैं y। x बराबर y, जितनी चिड़िया उतनी शाखा पर बैठा दिए। तब कह रहा है कि एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती है। जितना चिड़िया थी उतने शाखा पर बैठा दिए। वाई शाखा माने है तो वाई शाखा पर एक चिड़िया बैठा दिए, जितनी चिड़िया थी उतनी शाखा पर बैठा दिए। लेकिन कह रहा है इस प्रकार बैठाने से एक चिड़िया के लिए कोई भी स्थान नहीं बच पाता है। यानी कहने का मतलब एक चिड़िया अधिक हो गई, शाखा कम पड़ गया। तो एक चिड़िया अधिक हो गई तो चिड़िया की संख्या ये है, तो इसमें हम ऐड करेंगे 1, तब इसका मान बढ़ेगा। इसका मान तब बढ़ेगा जब इसमें हम y में ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी पिता के 2 बेटे हैं, एक बेटा है, और इसमें कहा जाए कि इस पिता के 2 बेटों को दर्शाया जाए तो किस प्रकार से दर्शाएंगे। इसमें एक और इस साइड जोड़ेंगे तब ना पता चलेगा कि इस पिता के 2 पुत्र हुए, ठीक है। इसी प्रकार से अगर चिड़ियों की संख्या को अधिक दर्शाना है तो हम शाखाओं में 1 जोड़ेंगे, समझ रहे हैं ना। नहीं तो इधर आप जोड़ेंगे तो फिर ये तो डबल पिता हो जाएंगे एक पुत्र के गलत हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, इस उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि अगर चिड़ियों की संख्या अधिक हो रही है तो इधर हम ऐड करेंगे तब इसका मान बढ़ेगा, समझ रहे हैं। यानी चिड़ियों के संख्या को बढ़ाना है तो हम इधर 1 जोड़ेंगे। इस प्रकार से एक समीकरण हमारा ये बन जाता है, ठीक है। इधर कब? जब इसमें चिड़ियों की संख्या एक अधिक थी तब यहाँ पे प्लस कर दिए। अगर यहाँ पे शाखाओं की संख्या कम हो जाती तो यहाँ पे हम माइनस कर देते, ठीक है। यहाँ पे हम माइनस कर देते। तो चलिए अब दूसरा समीकरण हम कैसे तैयार करेंगे। दूसरा समीकरण का, यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे, अगर प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे, यानी एक चिड़िया है, ठीक है, प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। मतलब बच जाती क्या, y माइनस 1, शाखाएं 1 कम हो जा मतलब शाखाएं अधिक हो जा रही हैं। तो एक माइनस इधर 1 करने का मतलब क्या, चिड़ियाएँ ही घट गई, शाखाएं बढ़ गई। यहाँ पे -1 करने का मतलब क्या, चिड़िया घट गई। चूँकि यहाँ हम प्लस कर रहे थे तो x का मान बढ़ रहा था, अगर यहाँ पे माइनस कर देंगे तो इसका मान घटेगा, यानी चिड़ियाएँ कम पड़ जाएंगी और शाखाएं अधिक हो जाएंगी। तो इस प्रकार से कब, जब हम प्रत्येक डाली पर 2-2 चिड़ियाओं को बैठाएंगे, यानी यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इक्वेशन बनाने आ गया तो समझ जाइए कि सब आसान है। अब इसको हम इक्वेशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2y और माइनस का 2, ठीक है। यहाँ से हम कॉमन इधर इसको पक्ष में कर लें तो -2y बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं। इसको भी हम एक तरफ से ऐसा कर सकते हैं, इस इक्वेशन को x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 कर सकते थे, इसको 1 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 से हल कर लेंगे तो सिंपल 2 को यहाँ पे ला लेते हैं, -2y इज इक्वल्स टू -2। इसको हम घटा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका घट कर आएगा तो y इज इक्वल्स टू 2 1 3 हो जाएगा। यानी y
किसकी संख्या है, वही हमने शाखाओं की संख्या मानी है। तो शाखाओं की संख्या कितनी निकल गई, 3। अब x का मान निकालना है तो किसी भी समीकरण में मान रख दीजिए। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 1 + y हो जाएगा, y मतलब 3 यानी 4 हो जाएगी। तो 4x का मान निकला यानी 4 हमने क्या माना है, चिड़ियों की संख्या। तो चिड़ियों की संख्या कितनी हुई, 4, और आपका चिड़ियों की संख्या 4 और ये y 3 हो जाएगा शाखाओं की संख्या। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। समीकरण बनाने आ गया तो सब आसान है, नहीं तो डिफ़िकल्ट हो सकता है। अधिकांशतः लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस किधर करना है इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो ये बात समझ जाइएगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि अगर इसका मान में परिवर्तन करना है, कम या अधिक करना है, तो अधिक करना है तो इधर प्लस कर दीजिए, इधर प्लस करना मतलब बराबर के दाहिने तरफ, न कि इसी में। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। नहीं समझ में 1-2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो इसमें देख लीजिएगा ऑप्शन किस में दिया है, 4 चिड़िया और शाखाओं की संख्या 3, जिसमें होगा सही उत्तर हो जाएगा 128 हो गया। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 129 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कर रहा है किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 बजे प्रारंभ होता है तथा चौथा अंतिम पीरियड 13:45 यानी 1:45 बजे समाप्त होता है। यदि प्रत्येक पीरियड की समयावधि एक समान हो तथा प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया गया हो तो प्रत्येक पीरियड की समयावधि क्या हो जाएगी। तो 4 पीरियड है, इसमें कन्फर्म है। तो सबसे पहले हम करते हैं, शुरुआत होती है 10:30 से और अंत होता है चौथा पीरियड कब, 13:45 पर। तो हमें ये देख लेना है कि कितने घंटे, 4 घंटे में, 4 क्लास में या 4 पीरियड में कितने घंटा का समय लिया जा रहा है। तो सिंपल इसमें से बड़े वाला में से इसको घटा देंगे, यानी 13:45 में से 10:30 घटा देंगे तो पता चल जाएगा ये कितना घंटा कितना, यानी ये हो जाएगा 3, ये घटाए हुए हैं। तो 3 घंटा 15 मिनट का टोटल क्लास चला है। 4 पीरियड 3 घंटा 15 मिनट का चला है। तो कह रहा है कि अगर सामान्य रूप से प्रत्येक को विभाजित किया जाए तो कितने क्लास लगेंगे, कितने कितने मिनट का क्लास लगेगा अगर सामान्य रूप से क्लास चलाया जा रहा है तो। ठीक है, ये जो 10:30 से 13:45 तक जो क्लास चल रहा है, इसमें 4 पीरियड हो रहा है। पता नहीं कि पहला पीरियड में कितना समय दिया जा रहा है, दूसरे पीरियड में कितना समय दिया जा रहा है, बट हाँ इसको कहा जा रहा है कि अगर सामान्य रूप से प्रत्येक को समान समय पर पीरियड किया जाए, क्लास कराया जाए, तो कितने समय का ये क्लास होगा प्रत्येक। तो हमें पता है कि 4 क्लास हो रहे हैं, 1 से लेकर 4 तक, मतलब 10:30 पहला क्लास और अंतिम 13:45 पर। तो 4 क्लास है, तो ये हमारा हो गया 3 घंटा 15 मिनट का। तो हम देखेंगे इसको पहले मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं कि टोटल कितना मिनट का हो रहा है। तो 3 घंटे में 60 × 3 कर देंगे तो टोटल 180 मिनट, प्लस इसमें 15 मिनट ऐड कर देंगे, तो 180 प्लस 15 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 5 और ये 9, 195, ये हो जाएगा 195 मिनट्स हो रहे हैं। 195 मिनट का टोटल क्लास हो रहा है। अब कह रहा है इस 195 मिनट को 4 भागों में इस तरह से बांटना है कि प्रत्येक क्लास के बाद हमारा 5-5 मिनट का समय रेस्ट के लिए दिया जाए, विश्राम के लिए दिया जाए। तो मान लीजिए ये पहला क्लास हो गया, ठीक है, ये दूसरा क्लास, ये तीसरा क्लास और ये चौथा क्लास, 4 पीरियड हो गए। अब पहला क्लास जैसे शुरू होगा तो उसके अंत में 5 मिनट का रेस्ट लिया जाएगा। तो मान लीजिए पहला क्लास यहाँ से शुरू हुआ और ये यहाँ तक आ गया और फिर यहाँ तक इसका एंड हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो गैपिंग बचा हुआ है ये 5 मिनट का है, ठीक है। फिर 5 मिनट रेस्ट करेंगे, फिर यहाँ से क्लास शुरू होगा, फिर यहाँ से क्लास शुरू होगा तो यहाँ पे मान लीजिए कि गैपिंग रहेगा और ये गैपिंग रहेगा फिर 5 मिनट का। तो इस प्रकार से एक क्लास के बाद यहाँ गैपिंग आएगा, फिर यहाँ गैपिंग, फिर यहाँ से शुरू होगा क्लास और फिर यहाँ पे आकर ख़त्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 मिनट का गैपिंग आ जाएगा और ये 5 मिनट का गैपिंग आएगा तो फिर ये अंतिम क्लास तो ख़त्म ही हो गया, यहाँ तक हमारा क्लास ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार से हमें दिख रहा है कि 5, 5, 10, 5, 3, 15, 3 बार ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि रेस्ट लिया जा रहा है, यानी 5, 3, 15 मिनट का रेस्ट लिया जा रहा है। इसको हम कह सकते हैं 5, 3, 15, 3 बार जब 5-5 मिनट करके रेस्ट लिया जाएगा तो 15 मिनट का रेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चूँकि इस 15 मिनट में तो केवल रेस्ट लिया जा रहा है, क्लास नहीं हो रहा है, पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, मतलब क्लास का समय नहीं है,
तो इसको हम घटा देंगे तब तो पता चलेगा कि क्लास एक्चुअली में कितना मिनट का लिया जा रहा है प्रत्येक। तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, 9 में से ये जाएगा 8 और ये 180 मिनट्स का टोटल क्लास एग्जैक्ट में लिया जा रहा है। तो ये 4 खंडों में सामान्य रूप से किस प्रकार से लिया जाएगा, तो 180 मिनट टोटल तो आ गया, 180 में हम 4 भाग में बांट देंगे तो पता चल जाएगा कि पहला भाग कितने मिनट का होगा, दूसरा तीसरा और चौथा कितने मिनट का होगा। 4 से भाग लेंगे, 4 चौके 16, 2 20, 4 पचे 20, यानी ये पूर्णतः कट गया। यानी ये 45 मिनट का टोटल एक पीरियड होगा, मतलब एक क्लास का समय अवधि जो होगा वो 45 मिनट का होगा। इस प्रकार से 45 मिनट पहला क्लास शुरू होगा और फिर लास्ट में जब क्लास ख़त्म होगा उसके बाद 5 मिनट रेस्ट किया जाएगा, फिर दूसरा शुरू होगा, फिर रेस्ट किया जाएगा, फिर तीसरा शुरू हो जाएगा, उसके बाद ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। 45 मिनट का प्रत्येक क्लास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 130 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक 130 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण संख्या का 3/11 है। अगली उच्चतम रन संख्या की 3/11 यदि दोनों शेष रन संख्या की 3/11 यदि दोनों रन संख्याओं का अंतर न हो तो संपूर्ण रन संख्या क्या है। मान लेते हैं संपूर्ण रन संख्या जो है 1 है, संपूर्ण रन संख्या को हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि पहली जो बड़ी रन संख्या है, फर्स्ट जो रन संख्या है बड़ी, उच्चतम या बड़ी रन संख्या, वो क्या कह रहा है, वो संपूर्ण रन संख्या का 3/11, मतलब 1 का 3/11 3/11 ही होगा। 1 गुना 3/11 कर सकते हैं, तो 1 का 3/11 3/11 ही हो जाएगा। ठीक है, तब इसका शेष हम कैसे निकालेंगे, शेष इसका निकाल पाएंगे 1 में से, जो मूल शुरुआत में थी उसमें से हम 3/11 निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 8/11। ठीक है, 8 में से 3 जाएगा तो 11 में से 3 जाएगा तो 8/11। ये शेष हमारा रन संख्या बच गया। अब कह रहा है कि दूसरी जो सेकंड जो होगी रन संख्या उच्चतम, सेकंड रन संख्या जो कि उच्चतम होगी, सेकंड रन संख्या उच्चतम कह सकते हैं, ये फर्स्ट रन संख्या उच्चतम कह सकते हैं, तो ये आया था 3/11। ठीक है, और सेकंड उच्चतम रन संख्या जो शेष बचा है पहले की स्थिति में, शेष इसका मतलब 8/11 का कितना बोल रहा है, 3/11 है, 3/11 है, यानी 8 के 24/121 ये रन संख्या हो गया किसका, ये हो गया दूसरे उच्चतम रन संख्या। और कह रहा है कि पहले उच्चतम रन संख्या और दूसरे उच्चतम रन संख्या का अंतर 9 है, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 के बराबर हो जाएगा। तो संपूर्ण रन संख्या ज्ञात करना, यानी 1 का वैल्यू ज्ञात कर देना है, यही करना है। तो यहाँ से हम कर लेंगे 3/11 और माइनस कर देते हैं 24/121 इज इक्वल्स टू 9 कर देंगे, चूँकि प्रश्न में दिया गया है कि इसका अंतर 9 है। इसको करेंगे तो 121 होगा, 11 3 33 हो जाएगा और फिर यहाँ से 24 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पे लाते हैं, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो आपका 13 में से 4 गया, 9 4 13 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 121 कर देते हैं, ये 21 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ये हो जाएगा। इसलिए यहाँ से हम 1 का वैल्यू निकालेंगे, चूँकि हमने संपूर्ण रन संख्या 1 माना है, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 9 गुना 121, अब बट्टा में ये वाला 9 नीचे आ जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, यानी 121 1 का वैल्यू, यानी 1 हमने क्या माना था, संपूर्ण रन संख्या, तो संपूर्ण रन संख्या कितना निकल गया 121, और यहीं आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन देखिए। 131 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है आपका, कुछ टॉफियां बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक को 7 टॉफियां मिली तथा 14 शेष बची। ठीक है, यदि इस समूह में 2 बच्चे और अधिक होते तो कोई टॉफ़ी नहीं बचती। इस समूह में कितने बच्चे थे, पता नहीं कितने बच्चे थे, मान लेते हैं कि बच्चे जो थे टोटल बच्चे आपके कितने थे, x।
ठीक है, टोटल बचे x थे। तो पहले कंडीशन के अनुसार हम चलते हैं, शर्त 1 के अनुसार चलते हैं कि अगर x बच्चे हैं और प्रत्येक को मतलब एक बच्चा को 7 टॉफ़ी मिल रहा है, तो टोटल x बच्चे हैं, तो कितने टॉफ़ी मिल जाएंगे? जाहिर सी बात है 7x टॉफ़ी मिल जाएंगी, 7x टॉफ़ी मिल जाएगी। तो यहाँ से हमारा कुल टॉफ़ी कितना निकल जाएगा? कुल टॉफ़ी पहले स्थिति में कुल टॉफ़ी कितना निकल पाएगा? टोटल एक बच्चे को 7 टॉफ़ी दिया जा रहा है, टोटल x बच्चे हैं तो 7x टॉफ़ी हो जाएगा। और साथ ही साथ ये टॉफ़ी टोटल निकल गया और इसी टॉफ़ी में 14 टॉफ़ी और बच गया, जो कि बचे ही कम पड़ गए, जिसके वजह से ये 14 टॉफ़ी बच गया। तो ये कुल टॉफ़ी हमारा 7x + 14 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे शर्त के अनुसार हमारा क्या कह रहा है? शर्त 2 कह रहा है कि यदि इस समूह में 2 बच्चे अधिक होते, मतलब 2 अधिक बच्चे होते तो एक भी टॉफ़ी नहीं बचता। मतलब अब इस स्थिति में कुल टॉफ़ी हम निकालते तो कैसे? अगर बोल रहा है कि इस समूह में अगर 2 बच्चे अधिक होते, मतलब कुल बच्चे हमने x माना है, इसमें 2 अधिक ऐड कर देते तो भी हमारा 7 के हिसाब से ही प्रत्येक बच्चे को 7 ही टॉफ़ी देना है। ठीक है, तो प्रत्येक के हिसाब से 7 टॉफ़ी देंगे तो कुल टॉफ़ी इतना हो जाता। और साथ ही साथ इसमें एक भी टॉफ़ी नहीं बचता, मतलब 0 टॉफ़ी बच जाता। ठीक है, 0 टॉफ़ी बच जाता, तो यानी हम छोड़ भी सकते हैं, नहीं इसको हटा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ये हम आपको समझाने के लिए और दर्शाने के लिए बता रहे हैं कि यहाँ शेष नहीं बचा है कोई भी टॉपिक, तो इसको हटा देंगे, तो इसको हम छोड़ ही देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा, अगर हम इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, इसको 2 इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, और हम तब सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो इधर भी कुल टॉफ़ी, इधर भी कुल टॉफ़ी, LHS में कुल टॉफ़ी और LHS में कुल टॉफ़ी। तो जब भी LHS बराबर होता है तो RHS को हम एक दूसरे के बराबर कर देते हैं, ये हम जानते हैं, समीकरण का नियम होता है। तो इधर भी कुल टॉफ़ी LHS बराबर है तो RHS को हम बराबर कर सकते हैं, RHS। तो समीकरण 1 का RHS और समीकरण 2 का RHS बराबर कर लेंगे तो 7x + 14 हो जाएगा और ये x + 2 × 7 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 7x + 14 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 7x 7 दूना 14, दोनों तरफ 7x है, 7x है। अब देखिए यहाँ दोनों तरफ क्या 14 है, 14 है, ख़त्म। यानी इस प्रकार से हमारा क्या कुछ भी निकल पा रहा है? नहीं निकल पा रहा है। यानी दोनों शर्तों में जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग सेम ही प्रोसेस आ रहा है, कहीं भी किसी भी अचर पद नहीं बच रहा है जिसका हम मान निकाल पाएँ। तो हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन को निर्धारित नहीं किया जा सकता, मतलब क्वेश्चन का आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस तर्क पर हम कह सकते हैं क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ। अगर कोई यहाँ पे दूसरा वैल्यू होता, यहाँ पे कोई दूसरा वैल्यू होता, चाहे यहाँ भी कोई दूसरा वैल्यू होता, चूँकि इसमें कर रहा है दोनों शर्तों में साथ साथ ही टॉफ़ियाँ बाँटनी है। दूसरे कंडीशन में नहीं कहा जा रहा है कि अगर x लड़के अधिक होते, 2 लड़के और अधिक होते और प्रत्येक को 7 न होकर कोई दूसरा टॉफ़ी बाँटता, या 6 होता, 8 होता, 10 होता, चाहे कुछ भी होता, तो हमारा संभव हो पाता कि हम बच्चों की संख्या निकाल पाते। लेकिन दोनों स्थिति में प्रत्येक को भी ये 7-7 ही टॉफ़ी बाँटना है, जिसकी वजह से दोनों का अचर पद होते हुए भी समान हो जा रहा है, जिसकी वजह से हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कोई अचर पद बचता तो ना कैलकुलेट कर पाते हैं, नहीं बच रहा है तो नहीं कर पाएंगे, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हैं तो 1-2 बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक 132 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक 132 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। 25 कैरेट को एक बहुमूल्य नग को 2 भागों में तोड़ा गया। दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़े को तराजू के एक पलड़े में तथा दूसरे टुकड़े को दूसरे पलड़े में रखा गया। समतुल्य भार करने हेतु 9 कैरेट एक पलड़े में रखा गया। दोनों टुकड़ों की तोल का गुणनफल कितने कैरेट है? तो हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो एक चर पद मानकर बना सकते हैं और दूसरा 2 चर पद मानकर बना सकते हैं। तो हम पहले 2 चर पद मानकर बना लेते हैं। देखिए, ये कह रहा है हमारा कि 25 कैरेट का एक बहुमूल्य जो कि नग है, तो 25 कैरेट का है, 2 बहुमूल्य नग है। पता नहीं कि एक बहुमूल्य नग, मान लेते हैं कि पहला नग का भार जो है, पहले नग का भार हम मान लेते हैं x कैरेट है, x
कैरेट मान लेते हैं और दूसरे का भार हम मान लेते हैं y कैरेट। इस प्रकार से टोटल ये हम क्या कर सकते हैं, एक समीकरण बना सकते हैं कि दोनों नगों को जोड़ेंगे तो ये टोटल आएगा 25 ये टोटल कैरेट आ जाएगा। इक्वेशन हम इसको एक मान लेते हैं। दूसरा कंडीशन में कहा जा रहा है कि एक टुकड़े को तराजू के एक पलड़े में तथा दूसरे टुकड़े को तराजू के एक पलड़े में रखा जा रहा है। मतलब मान लीजिए कि कोई पलड़ा का मतलब क्या है कि संतुलित रूप में कोई भी तराजू होता है तो दोनों तरफ बराबर इक्वल होता है, तो यहाँ पलड़ा का काम करेगा बराबर। और एक पलड़े में एक टुकड़े को, तो एक टुकड़ा हमने माना है एक नग, पहले नग का भार x, दूसरे नग का भार y, तो एक पलड़ा में x भार, दूसरे पलड़ा में y भार, ठीक है, रखा गया है। समतुल्य भार करने हेतु 9 कैरेट एक पलड़े में रखना पड़ा। समतुल्य भार मान लीजिए कि इसमें हो सकता है कि इसी में कहीं कमी हो तो 9 पलड़ा यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक है। इसमें बराबर करने के लिए x + 9 करना पड़ेगा, किसी एक पलड़ा में रखना पड़ेगा। इसमें स्पष्ट कहा है समतुल्य भार करने हेतु 9 कैरेट एक पलड़े में रखना पड़ा। किस पलड़े में रखना पड़ा पता नहीं, तो हम किसी भी पलड़ा में रख सकते हैं, ठीक है। किसी को भी छोटा या किसी को भी बड़ा मानकर हम रख सकते हैं। तो दोनों टुकड़ों को तोल का गुणनफल कितना होगा, तो अब यहाँ से हम एक काम कर लेते हैं, x + 9, इसको हम समीकरण बनाएंगे तो x - y = 9 कर देंगे। यहाँ से इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे तो सिंपल इक्वेशन 1 को इधर लाकर जोड़ देते हैं 2 में, तो ये हो जाएगा 25। जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 9 × 5 = 14 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो 17 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हमारा 17 हो गया, यानी 17 कैरेट का हो गया हमारा। 17 कैरेट किसका भार हो गया, x वाले का। और तो y का कितना भार हो जाएगा, 25 में से 17 घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 8 × 7 = 15, यानी 8 कैरेट का हो गया, ठीक है। तो एक नग का भार यानी x का भार हमारा निकल गया भैया, x का भार हमने निकाल दिया 17 कैरेट, और दूसरे का भार y का भार कितना निकला, 8 कैरेट, 8 कैरेट। तो सिंपल सी बात है, कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो 17 8 126 कैरेट का हो जाएगा। गुणनफल होगा तो 126 केवल होगा, ठीक है। 126 आपका देख लीजिए जिस ऑप्शन में होगा सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप चाहे तो y में भी +9 करके इक्वल कर देते तो वहीं इसका y का मान ये आ जाता है, मतलब ये मान चेंज हो जाता, तो फिर गुना करते तो वहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा 132 का। 133 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक 133 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। यदि कुल हैंड शेक मतलब हाथ मिलाया हुआ 66 हुए हों तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे। सिंपल सा इसका एक फंडा होता है, इसका एक फार्मूला होता है, ट्रिक भी कह सकते हैं। उस ट्रिक को हमें अप्लाई करना है। जब भी आपको हाथ मिलाने की संख्या दी हो या फिर किसी सभा में या किसी मीटिंग में व्यक्तियों की संख्या दी हो तो कितने हाथ मिलाए गए उसको निकाल सकते हैं आसानी से, या फिर जितने भी हाथ मिलाए गए हैं उससे व्यक्तियों की संख्या निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला होता है कि हाथ मिलाए हुए हाथों की संख्या, मिलाए हुए हाथों की संख्या लिख सकते हैं, हाथों की संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए मिले हाथों की संख्या। इसको हमेशा किस प्रकार से n × n-1 बाई 2 के हिसाब से हम निकाल लेते हैं। इस फॉर्मूले का प्रयोग कीजिएगा, आपका हाथों की संख्या कितना हाथ मिलाया गया ये निकल कर आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट मेथड तो ये रहेगा कि आप ऑप्शन से बहुत जल्दी कर पाएंगे। दूसरा मेथड होता है कि इसको आप सॉल्व करेंगे। सेकेंड मेथड जो होगा सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए दोनों मेथड को हम देख लेते हैं। फार्मूला हमारा ये है कि हाथों की संख्या यानी मिले हुए हाथों की संख्या n × n-1/2 के हिसाब से निकालते हैं। इसमें दे दिया गया है कि आपके कितने हाथ मिलाए गए हैं भैया, इसमें दे दिया कि 66 हाथ मिलाए गए हैं, 66 हैंड शेक हुए हैं। और यहाँ पे बच गया हमारे पास n × n-1 अब बाई हम 2 कर देंगे। अब देखिए ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 66 × 6 × 12 6 × 12 1 13 132 हो जाएगा, ठीक है। ये गुना कर देंगे n²
n कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम इक्वेशन बनाए, पहले हम सॉल्व करके बनाते हैं, उसके बाद ट्रिक आपको बता देंगे। ठीक है, ट्रिक क्या ऑप्शन से हम कर सकते हैं, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम करेंगे तो n² - 132 इज इक्वल्स टू हम 0 भी लिख सकते हैं ना। चलिए इसको और क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम करना चाहें तो n² का n² रख देते हैं। यहाँ से हम कर लेते हैं आपका, अगर हम माइनस का 12n लिख दें और प्लस का 11n लिख दें तो हमारा घट कर माइनस का n हो जाएगा, दोनों गुना करेगा तो माइनस में 132 भी हो जाएगा, और ये माइनस 132 रखते हैं बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे n, तो n - 12 बचेगा, प्लस का 11 कॉमन ले लेंगे तो n - 12 बच जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम देख रहे हैं, यहाँ पे ला रहे हैं, इस प्रकार से हमें पता चल रहा है कि n प्लस का 11 हो जाएगा बराबर 0 कर सकते हैं, और दूसरा हो जाएगा n - 12 इज इक्वल टू 0, यानी इसलिए n बराबर माइनस का 11, यानी हाथ आदमी होंगे तभी तो मिलाए होंगे, माइनस का 11 आदमी ये कैसे होते हैं, ये तो संभव नहीं हो पाता है, ये मानना उत्तर हो जाएगा। यहाँ से n बराबर 12 संभव है, यानी हम कह सकते हैं कि कुल व्यक्तियों की संख्या n क्या है, कुल व्यक्तियों की संख्या है। ठीक है, तो n जो निकल कर आएगा ये टोटल व्यक्तियों की संख्या, कितने व्यक्ति थे ये फाइंड हमने कर लिया कि n आपका उस सभा में 12 व्यक्ति थे, जिसके वजह से प्रत्येक से हाथ मिलाया तो 66 बार हाथ मिलाए गए। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं 12। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, वरना अगर आपको पता होगा कि ये 66 हमारा मिलाए गए हाथों की संख्या का फॉर्मूला होता है n × n - 1/2, तो ये 66 के बराबर होगा ना, 66 के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे कि ऑप्शन उठाएंगे। ऑप्शन क्या हमारा दिया गया है 133 नंबर क्वेश्चन में, ऑप्शन ए नंबर दिया है 11। इस इक्वेशन को सिंपल हमें इक्वल कर देना है, यानी इसमें हम जो भी मान रखेंगे, ऑप्शन में दिया गया जो भी मान रखेंगे 66 के इक्वल हो जाए। क्या हम 11 यहाँ पे रखेंगे, चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन रखते हैं 11, आए n के स्थान पर 11 - 1 कर देंगे तो 10 हो जाएगा, बटा 2 करते हैं, 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, 11 × 5 = 55 हो रहा है, और इधर 66 हो रहा है। इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये मान्य नहीं हो पाएगा, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, 12 दिया गया है, तो दूसरे ऑप्शन 12 रखेंगे और 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, अब बटा 2 करेंगे बराबर 66 तो है ही, इक्वल कर देना है। 2 से काटेंगे तो 2 × 6 = 12, 11 × 6 = 66, अब बराबर 66। हाँ, ये इक्वल हो गया, तो जिस ऑप्शन से ये इक्वल हो जाता है वही ऑप्शन सही हो जाता है, यानी 12 हमने मान रखा था तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से बहुत ईजी है, बशर्ते आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप जो भी ऑप्शन दिया गया इसके अतिरिक्त एक 22 भी दिया गया, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगर 22 आप रखते हैं तो 22 करेंगे और यहाँ पे 21 हो जाएगा, 1 घटाएंगे, अब बटा 2 करेंगे तो ये 66 के बराबर होगा, नहीं होगा वैसे तो आप समझ रहे हैं। 2 से काट देंगे तो 11 दूना 22, इसको 11 से काटेंगे तो 1 3 1 हो जाएगा, 1 3 और ये 2 हो जाएगा, 2 से 31 होगा ही नहीं। ठीक है, यानी आपका एक ही ऑप्शन सही होगा 12। ठीक है, वैसे भी आप सॉल्व करके हमने मंगा दिया है, 12 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन से भी आप कर सकते थे, इतना कोई ज़रूरत नहीं थी, बस यही फार्मूला आपको याद होता तो यहाँ पे मान रख देते ऑप्शन से, इतना सॉल्व करने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। ठीक है, अच्छा करते हैं दोनों विधि आप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं 134 नंबर क्वेश्चन की, क्या कहता है। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 134 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं तथा शेष व्यक्ति घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 हो तो घोड़े कितने हैं। देखिए, जो भी डाटा क्वेश्चन में दिया रहता है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। कुल पैरों की संख्या 70 दिया गया है, तो हमारा काम क्या होगा कि जितने भी घोड़ों के पैरों की संख्या है और जितने व्यक्ति के पैरों की संख्या है उसके इक्वल करना होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं जितने घोड़ों की संख्या है ना उतने ही व्यक्तियों की संख्या है, तो हमारा जाहिर सी बात है कि घोड़ा की जितनी संख्या है, घोड़ा बराबर व्यक्ति बराबर हम मान लेते हैं कि 1 से, जितने घोड़ा है उतना ही व्यक्ति है और उसकी संख्या 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कह रहा है आगे क्वेश्चन में 134 कह रहा है कि ये व्यक्ति समान संख्या में घोड़े पर जा रहा है। आधे व्यक्ति घोड़े के पीठ पर बैठ गए हैं, आधे व्यक्ति जो है घोड़े के पीठ पर बैठ गए हैं, यानी व्यक्ति हम कर लेते हैं प्लस
घोड़ा कर लेते हैं। और इस प्रकार से इसके पैरों की हम गणना करेंगे। पैर, व्यक्ति के पैर और घोड़े के पैर। ठीक है, व्यक्ति, समझाने के लिए ये सब लिख रहे हैं, नहीं तो हम तुरंत डायरेक्ट कर सकते थे। इन सब के पैरों की संख्या जो दिया गया है ना 70 दिया है। तो व्यक्ति के पैर हम कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि जितने घोड़ों की संख्या है ना भैया, इसके आधे व्यक्ति मतलब x/2, मतलब जितना घोड़ा की संख्या है उतना ही व्यक्ति की भी संख्या है। तो व्यक्तियों में आधे व्यक्ति जो है घोड़े के पीठ पर चले गए हैं। तो आधे व्यक्ति जब पीठ पर चले गए हैं तो जाहिर सी बात है आधे ही व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके पैर जमीन पर होंगे। तो वो कुल आधे व्यक्ति बचे हैं। और हम जानते हैं कि एक व्यक्ति के 2 पैर होते हैं। तो टोटल इतने व्यक्ति जो बचे हुए हैं जो जमीन पर पैदल चल रहे हैं, तो उनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। क्योंकि एक व्यक्ति के 2 पैर होते हैं। तो ये टोटल व्यक्ति के, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पैरों की संख्या निकल जाएगी। दूसरी बात कि जितनी घोड़ों की संख्या है तो वो तो खैर ज़मीन पर चल रहा है, घोड़े आदमी पर नहीं बैठे हैं। तो एक घोड़े का कितने पैर होता है, 4 पैर होता है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल घोड़ा कितना है, 1। और एक घोड़ा के 4 पैर, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल व्यक्तियों के पैर जो भी आधे ज़मीन पर चल रहे हैं, आधे जो पैदल चल रहे हैं उसके पैर, और ये टोटल घोड़े के पैर। क्योंकि टोटल घोड़ों की संख्या 1 है तो एक घोड़े का 4 पैर होता है, इसलिए टोटल 1 घोड़े का कितना पैर हो जाएगा, 4x पैर होगा। इस प्रकार से दोनों के पैरों का योग जो दे दिया गया है 70 यहाँ कुल पैर दिखा रहा है, यानी व्यक्ति के पैर और घोड़े के पैर लेकर। तो 70 के इक्वल कर देंगे। अब यहाँ से देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, x और ये 4x, ये टोटल 5x हो जाएगा, यानी 5x बराबर 70। इसलिए x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 70/5 हो जाएगा, यानी 14×5 = 70 हो जाएगा। 14 व्यक्ति हो जाएंगे या जो 14 घोड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, तो घोड़े कितने हैं, तो भैया घोड़ों को हमने क्या माना है, x। तो x का वैल्यू निकल गया, 14 व्यक्ति घोड़े होंगे। अच्छा है, व्यक्ति भी 14 होंगे, जिसमें 14 में से आधे व्यक्ति जो होंगे 7 व्यक्ति घोड़ों पर चढ़ गए होंगे। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो C नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 135 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक 135 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। ए तथा बी में से प्रत्येक के पास कुछ रुपए हैं। यदि ए बी को 50 रुपये दे देता है तो बी के पास ए के पास बचे हुए रुपए से 2 गुने रुपए होंगे। ठीक है, यदि बी ए को 20 रुपये देता है तो ए के पास बी के पास बचे रुपए से 3 गुने रुपए होंगे। ए के पास कितने रुपए हैं ये बताना है। तो सबसे पहले जिस तरह कंडीशन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि यदि ए बी को 50 रुपये देता है, यदि ए जो है बी को कितना रुपया देता है, 50 रुपया, मतलब ये बी है, ये जब 50 रुपये इसको इधर दे देगा तो इसका 50 रुपया बढ़ जाएगा, और जब ये 50 रुपये इधर दे दिएगा तो इसको 50 रुपया घट जाएगा, यानी इसका 50 रुपया क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस प्रकार से कह रहा है, तो ये कंडीशन कर रहा है तो देता है तो बी के पास, तभी इस प्रकार से बी के पास इसके पास बचे रुपयों से 2 गुने रुपए होंगे, मतलब इसके पास जो भी बचा पैसा होगा इसके हिसाब से ये 2 गुना होगा। तो ये इक्वल जब दिखा रहा है तो जो 2 गुना ये कब होगा, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा, नहीं गलत हो जाएगा। 2 गुना तब होगा जब इसको हम 2 से गुना करेंगे, क्योंकि इधर 2 से गुना करने का मतलब ये हुआ कि इसको 2 गुना करने पर ये अकेले बराबर होगा, क्योंकि बीच में बराबर का सिंबल है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जिस तरह से कर रहा है तो बी के पास ए के पास बचे हुए रुपए से 2 गुने रुपये होंगे, तो यानी ए के पास ही 2 गुना होगा तब ये बी के इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम एक समीकरण बना सकते हैं, 2a -100 कर देंगे इज इक्वल्स टू बी प्लस 50 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 2a माइनस का b कर देंगे तो ये हो जाएगा 150, 50 और 100 इधर जुड़ जाएगा तो 150 होगा। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। दूसरा कंडीशन इसी प्रकार से कर रहा है, यदि b a को 20 रुपया देता है, यदि b जो है ए को क्या देता है, 20 रुपये देता है, तो भैया जब बी ए को 20 रुपये दे देगा तो ए का 20 रुपये अधिक हो जाएगा और इधर से 20 रुपये कम हो जाएगा, होगा ना। ठीक है, तब कह रहा है कि ए के पास बी के पास बचे रुपये से 3 गुने रुपये होंगे। तब कह रहा है कि ए के पास
ए के पास बी के पास बचे रुपए से तिगुने होंगे, तो इसके पास हो जाएंगे तिगुने रुपए, किसके, इसके हिसाब से। तो यानी हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये जाकर तिगुना होगा और तब ये इक्वल हमारा होगा, ठीक है, न कि इधर ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको समझना पड़ेगा। जब भी आपको इस तरह से इसके संबंध में कहा जाए ये तिगुना है तो हमेशा इधर गुना करना है, इसके बारे में तिगुना कहे तो इधर हमें गुना कर देना होगा, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। 3b और माइनस का 20 दिए 60 इज इक्वल्स टू ए अब प्लस का 20 हो जाएगा। यहाँ से हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3b, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं इसको a माइनस 3b कर देंगे, इसको उधर लेकर चले गए हैं तो a माइनस 3 बराबर हो जाएगा 20 अब प्लस का आपका 60, यानी 20 60 80 कर सकते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने यहाँ लाया है, इस a को इधर लाया है और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का ये हो जाएगा ना, तो ऐसा करते हैं, हाँ इधर माइनस में हो जाएगा दोनों, यानी -60 और -20 हो जाएगा तो माइनस का 80 हो जाएगा, ठीक है। चूँकि देखिए इधर हम पक्षांतर किए हैं, ये a इधर हम लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे, a हम इधर लाए हैं तो a माइनस 3b हो जाएगा उधर, और ये हो जाएगा -60 और माइनस भी इधर आएगा तो माइनस का 80 हो जाएगा। फिर इसको आगे पीछे कर सकते हैं, तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। केवल इक्वेशन सिंपल बना देना है। अब क्या करेंगे, a और b से हम विचार करते हैं। अगर समीकरण इसमें 2 से गुना कर देंगे और इसको घटा देंगे तो आसानी से कट जाएगा एक पद, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा, समीकरण 1 के स्थान सिक पर रखते हैं और माइनस कर देते हैं 3b, ये 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना का 6b हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 से गुना करेंगे 80 दूना 160 हो जाएगा, 160, लेकिन ये माइनस में। अब हमें करना क्या है, माइनस करना है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये बच गया प्लस का 6b और 1, तो 5b हो जाएगा, ये प्लस और माइनस घट जाता है तो 5b हो जाएगा। ये प्लस प्लस दोनों है तो ये 0 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 310/5 कर देंगे, 5 6 30, 5 दूना 10, यानी 62 रुपये हमारा क्या बचा, बी के पास 62 रुपये बचा। हमें पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है तो ए के पास कितने रुपए हैं, तो बी के पास 62 रुपये है, तो ए के पास किसी भी समीकरण में मान रख देते हैं। मान अगर इसी में रखते हैं तो इसके स्थान पर रखिए, बी के स्थान पर हमें रख देना है, ए का वैल्यू निकालना है तो माइनस का 80 कर देते हैं और प्लस का 3 भी कर देंगे, तो -80 और प्लस 3 गुने बी के स्थान पर रख देना है 62, बी के स्थान पर 62 कर देंगे तो -80 और प्लस 3 दूना का 6 36 18 100, तो इसमें से घटा देना है, तो 6 में से 0 जाएगा, जो 18 में से 8 गया 10 हो जाएगा, यानी 100 ही बचेगा। अरे गलती घटा दिए भाई साहब, घटाना है ना, तो 6 हो जाएगा, 8 8 का 0 हो जाएगा, 106 रुपये होगा ना, 106 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ए के पास पूछा जा रहा है तो 106 रुपये हो जाएगा, और बी के पास पूछता है तो 62 रुपये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। इसका आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 135 का। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 136 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 136 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चों में बराबर बराबर वितरित की जानी थी, परंतु 35 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाइयाँ अधिक मिली। कितनी मिठाइयाँ वितरित की गई, तो 35 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण, तो मान लेते हैं कि जो भी मिठाइयाँ वितरित की गई हैं वो मिठाइयों की संख्या हम मान लेते हैं x थी, मिठाई मान लीजिए x थी, ठीक है। इस मिठाई को कितने में बांटना, कितने में था, बांटना आपका 175 बच्चों में बांटना था, लेकिन 35 बच्चे अनुपस्थित रहे, तो 35 बच्चे अनुपस्थित रहे, बांटना था 175 में, लेकिन 35 अनुपस्थित रहे, तो कितने में बांटा गया, वास्तव में आपका बांटा गया 140 बच्चों में, 140 बच्चों में ही बांटा गया। हमने मिठाइयाँ क्या मान लिया है x,
तो x में हम बांट रहे हैं, तो किसी भी चीज़ को बांटना होता है तो हम डिवाइड करते हैं। तो 140 बच्चों में हम बांट दे रहे हैं, ठीक है, 140 बच्चों में बांट दे रहे हैं। तो कह रहा है कि 35 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 अधिक मिठाई में, जब इस प्रकार से बांट रहे हैं अनुपस्थित करके, तो उपस्थिति से अधिक मिल रहा है कितना, 4 अधिक मिल जा रहा है। यानी जब उपस्थित होंगे वो बच्चे तो टोटल 175 में बांटना पड़ता, और इस प्रकार से उसे 35 रुपये का 35 बच्चों का अनुपस्थित 4 अधिक मिठाइयाँ मिली। इस प्रकार से 4 अधिक मिठाइयाँ मिल गई। कब, जब x अनुपस्थित थे। तो ये अनुपस्थित बराबर अनुपस्थित ही तो है। इसमें 4 कब अधिक हो रहा है 4, जब यहाँ से 35 अनुपस्थित थे। बांटना था 175 में, अनुपस्थित 35 थे, जिसके वजह से 140 का हमारा ये हो गया संख्या, जिसके कारण 140 यहाँ न होता तो यहाँ 4 न होता, क्योंकि 140 तभी हुआ है जब 35 बच्चे अनुपस्थित थे, तभी जाकर 4 अधिक भी मिठाइयाँ भी मिल रही हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को समझना होगा। अब हम क्या करेंगे, x/140 कर लेते हैं और माइनस इसको इधर ला लेते हैं, 175 बराबर ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम इसको लघुत्तम निकाल लेंगे, तो 140 और 175 का लघुत्तम यहाँ पे हम रफ कर लेते हैं। 140 और 175 के वैसे मैं लिख सकता हूँ, बट आपको दिखा दे रहा हूँ। 5 से कर देंगे तो 5 दूना 10, 5 8 40, 5 दूना 5 3 15 और 5 5 25। 5 से नहीं जाएगा, 7 से जा सकता है, 7 चौके 28, 7 5 35। अब नहीं जाएगा, 5 चौके 20 25 100 100 में 7 से करेंगे तो ये 700 हो जाएगा। यानी ओवरऑल 700 इसका एलसीएम आ रहा है, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 700। भाग करेंगे तो 10 से 10 का 14 25 7, यानी 5 100 हो जाएगा। और माइनस 175 से करेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, 150 7 चौका 68 करीब में चल जाएगा, आप 520, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 17 चौका 68, 4 से 4 बार में ये जा सकता है, और ये हो जाएगा 4। अब यहाँ से हम यहाँ लाते हैं, इसको हम x बराबर लिख सकते हैं, ये जाकर इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा ना, तो 7 चौके 2800 हो जाएगा। तो x हमने क्या माना था, मिठाइयों की संख्या, तो कितनी मिठाइयाँ थी, ये 2800 मिठाइयाँ थी, ठीक है। यही तो पूछ रहा था कि कितनी मिठाइयों की संख्या कितनी थी। तो देख लीजिए इसमें कितनी मिठाइयाँ वितरित की गई, तो 2800 मिठाइयाँ वितरित की गई, लेकिन आपके ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया 2800, यानी ई नंबर हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं 136 का, ठीक है। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वास्तव में जो भी मिठाइयाँ वितरित की गई हों 2800 ही वितरित की गई होंगी, ठीक है। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 137 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 137 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक सेकंड। 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक कक्षा के छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता है तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती है। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता है तो कुल पंक्तियों की संख्या 3 अधिक होती है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, मान लेते हैं एक छात्र में एक पंक्ति में छात्रों की संख्या, मान लेते हैं कि एक पंक्ति में जो है, एक पंक्ति में छात्र की संख्या हम मान लेते हैं कि 100 है। एक पंक्ति में छात्रों की संख्या हम मान लेते हैं 100 है, और कुल पंक्तियों की संख्या हम मान लेते हैं, कुल पंक्ति की संख्या हम मान लेते हैं कि y है। तो इस प्रकार से अगर एक पंक्ति में 100 छात्र हैं तो इस प्रकार से कुल पंक्ति y है, तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, 1 गुना y, यानी xy छात्र हो जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल हो जाएंगे। क्योंकि एक पंक्ति में, जैसे मान लीजिए कि एक पंक्ति में 5 व्यक्ति है, इस प्रकार से 2 पंक्ति है तो 5 दूना 10 हो जाएगा, टोटल 10 व्यक्ति होंगे ना। इसी प्रकार से अगर एक पंक्ति में x छात्र है तो कुल पंक्ति में और कुल पंक्तियों की संख्या y है तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे, xy। अब कंडीशन जो कह रहा है उसके मुताबिक चलेंगे। कंडीशन कह रहा है इसमें, यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक हो, छात्र एक अधिक करने के लिए बोला जा रहा है।
पहला कंडीशन कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक हो, मतलब x प्लस वाई हो, ठीक है, x प्लस वाई हो, एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता है तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती है। तो कुल पंक्ति की संख्या ये है, ये कितनी हो जाती है, 2 कम हो जाती है, 2 कम हो जाती है। इस प्रकार से हमारा टोटल तो यही करना है, तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे, एक्स वाई के बराबर ही होंगे। चाहे इसमें कुछ भी पंक्ति में आप उतार चढ़ाव कीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पंक्ति है, ठीक है, ये 2 पंक्ति है, अगर इसमें कुछ कम कर देते हैं, इसमें कुछ अधिक छात्रों को जैसे यहाँ पे बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये छात्र यहाँ से कटकर ये पंक्ति अगले पंक्ति में चले आएंगे, ठीक है, तो पंक्तियों की संख्या बढ़ गई। कुल तो छात्र वही है, बस इसमें पंक्तियों की संख्या और छात्रों की संख्या ऊपर नीचे किया जाए। अगर इसमें कम है तो इसमें कम है तो इसमें से इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा तो पंक्तियों की संख्या हमारी कम हो जाएगी और बच्चों की संख्या अधिक हो जाएगी एक पंक्ति में। तो यही चीज़ दिखाया इसमें कर रहा है। तो उस प्रकार से हम टोटल संख्या जो छात्र का निकालेंगे एक्स वाई के माध्यम से ही निकालेंगे, भले छात्र में कुछ भी परिवर्तन हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ही हम छात्रों की संख्या निकाल पाएंगे, क्योंकि पंक्ति और छात्रों की संख्या का गुणनफल से ही हम पता कर पाएंगे कि टोटल कितने छात्र हुए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से हम एक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स वाई गुना करेंगे तो हो जाएगा -2x प्लस का y और फिर -2 = एक्स वाई, दोनों तरफ एक्स वाई ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे बच गया -2x प्लस y = 2 हो जाएगा। इक्वेशन इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा शर्त कह रहा है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता है, यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता है, एक छात्र कम होता है मतलब x - 1 अब की बार हो जाता है, ठीक है, तो कुल पंक्तियों की संख्या 3 अधिक हो जाती है। तो कुल पंक्ति कितने हैं, y में 3 अधिक हो जाता है पंक्ति। इस प्रकार से भी इसका गुणनफल करेंगे, दोनों का गुणनफल करेंगे तो इसके गुणनफल के बराबर होगा। ये भी कुल छात्रों की संख्या है, ये भी कुल छात्रों की संख्या हो जाती है, ठीक है। यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये एक्स वाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो +3x हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, -3 हो जाएगा, बराबर एक्स वाई हो जाएगा। दोनों तरफ से एक्स वाई खत्म हो जाएगा, प्लस का है, यहाँ से 3x - y हो जाएगा, इधर 3 जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से कर लेंगे, तो समीकरण 1 और 2 को सिंपल जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा, क्योंकि y यहाँ भी है, y यहाँ में चिन्ह विपरीत है, तो सिंपल जोड़ दीजिए, 3x -y कर देंगे बराबर 3 कर देंगे, इसको जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये आपका केवल x आ जाएगा और ये 3 2 5, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तो टोटल x का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, तो इसी समीकरण से y का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, और 3x और -3 कर सकते हैं, तो 3 गुना x की जगह पर 5 है और -3, 15 में से 3 जाएगा तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी y हमारा इतना आ गया, x इतना आ गया। तो हमारा कुल छात्र कितना पूछ के आ रहा है, कुल कितने छात्र हैं, तो कुल छात्रों की संख्या निकाल सकते हैं। कुल छात्र हमने क्या माना है, एक्स वाई, कुल छात्र एक्स वाई होगा तो x के स्थान पर 5 रख देंगे और y के स्थान पर 12 पचे 60, यानी आपके कुल छात्र कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 137 का, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 137 हो गया। 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 138 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 225 मीटर लंबी रोड के एक ओर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगाए गए लगे हैं। 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पेड़ है, ठीक है, यहाँ पर पेड़ है और साथ ही साथ एक लास्ट में पेड़ मान लीजिए, एक यहाँ पेड़ है, एक यहाँ पेड़ है, ये शुरू का पेड़ है, ये अंत का पेड़ है। इस प्रकार से करके 26 पेड़ लगाए गए हैं। ऐसे 26 पेड़, जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ भी पेड़ होगा, ठीक है, एक यहाँ भी पेड़ मान लेते हैं, यहाँ भी पेड़ होगा। तो मान लीजिए हमने 4 ही पेड़ बनाया, ये शुरू का है, ये अंत का है, लगाए गए 26 पेड़। इस तरह से 26 पेड़ लगाए गए हैं। तो इस दूरी के आरंभ में, यानी ये वाला भी तथा अंत में, मतलब ये वाला भी पेड़ लगाए हैं। 2 क्रमागत
पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है, मतलब ये स्पेस जो बचा हुआ है इसकी दूरी हमें पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे पूछा जा रहा है कितना 26 पेड़ लगाए गए हैं तो इसके बीच कितने स्पेस होंगे, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर हमने देखा कि 1 2 3 4 पेड़ लगाए तो स्पेस कितना बचा इन दो पेड़ों के बीच में, 1 और 2 3, यानी 4 पेड़ लगाइएगा तो 3 स्पेस बचेंगे, 5 पेड़ लगाइएगा तो 4 होगा। यानी इस प्रकार से हमें दिख क्या रहा है कि जितने पेड़ लगाए गए हैं उससे एक कम इसके बीच का प्रत्येक समान दूरी स्पेस होगा। मतलब ये 26 पेड़ हैं तो जाहिर सी बात है इसके इस टाइप से स्पेस कितने बनेंगे, 25 स्पेस बनेंगे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो टोटल डिस्टेंस दे दिया गया है ये 225 मीटर की है, 225 मीटर की। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसके बीच जो गैप है, इसके बीच में जो दूरी का क्रमागत पेड़ों के बीच की जो दूरी है प्रत्येक कितने मीटर की है। चूँकि प्रत्येक समान है तो हम सिंपल क्या करेंगे, प्रत्येक का दूरी हमारा निकालना है तो टोटल दूरी में क्या करेंगे, 225 में टोटल दूरी में हम सिंपल 25 से भाग कर देंगे। 25 से क्यों भाग करेंगे, क्योंकि 26 पेड़ों के बीच में केवल 25 ही हमारा स्पेस बच रहा है जो कि प्रत्येक का दूरी समान है ये वाला। तो हम 25 से सिंपल भाग कर देंगे, इसमें कोई तो बात है नहीं। तो 25 9 225 यानी 9 मीटर प्रत्येक की स्पेस हो जाएगी, 9 मीटर की। इस प्रकार से 9 मीटर कर देंगे, हमारा प्रत्येक का स्पेस कितना होगा, 9 मीटर का। बस समझने वाली बात थी, इसमें कुछ नहीं था। 225 में 25 से भाग कर देना है, काम खत्म। ठीक है, 26 अगर आपको 50 दे दे 100 दे दे तो ठीक उससे एक कम में टोटल डिस्टेंस में भाग कर देंगे, प्रत्येक के स्पेस की दूरी निकल जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। इसका 9 मीटर आंसर होगा, देख लीजिएगा जिस ऑप्शन में होगा, यानी 138 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक 139 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। कर है क्वेश्चन, एक बाग के पेड़ों की 10 पंक्तियां तथा 12 कतारें हैं। 2 पेड़ों के बीच 2 मीटर का फासला है तथा बाहर चारों ओर 1-1 मीटर का फासला छोड़ा गया। बाग की लंबाई कितनी है, लंबाई केवल पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, चौड़ाई नहीं पूछा जा रहा है, लंबाई पूछा जा रहा है। कह रहा है 10 पंक्तियां हैं, मतलब 10 पंक्ति इस प्रकार से होंगे। रो को हम पंक्ति बोलते हैं और कतार जो बोलता है उसको वर्टिकल होता है। इस प्रकार से जो लाइनें आएगी इसको हम बोलते हैं पंक्ति। ठीक है, इसको पंक्ति, ये सब इधर से जितने जा रही है ना ये पंक्ति है। ठीक है, इधर से जितनी आएंगी ये सब के सब कतार हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इस टाइप से जितने कतार हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कितनी, इसमें कहा जा रहा है कि 12 कतारें हैं, 2 पेड़ों के बीच 2 मीटर का फासला है और हमसे पूछा जा रहा है इसमें लंबाई कितनी है। तो देखिए ये कतार के अकॉर्डिंग लंबाई बनेगी, जितनी कतार अधिक होगी उतनी लंबाई अधिक बढ़ेंगी इधर। ठीक है, तो ये कतार पर डिपेंड करता है इसकी लंबाई कितनी होगी। ये जितने भी है तो ये इसकी संख्या 12 दे दी गई है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कर लीजिए और ये 12 हो गया, यानी 12 हमारा टोटल कतार हो गया। यहाँ से यहाँ तक लेकर हमारा 12 कतार हो गई और 12 कतार को बोला जा रहा है कि प्रत्येक के बीच जो है ना स्पेस वो 2-2 मीटर का है। मतलब इसके बीच 2 मीटर, इसके बीच 2 मीटर, इसके बीच 2 मीटर। तो अभी हमने बताया कि अगर 26 पेड़ हैं तो उसके बीच का स्पेस जो बचेगा प्रत्येक वो कितने का बचेगा, 26 पेड़ है तो एक कम 25 स्पेस बचेगा। इसी प्रकार से अगर 12 यहाँ पे कतारें बन गई हैं तो कितनी स्पेस बचेंगी, 11। चूँकि एक कम नहीं विश्वास है तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बन रही है ना। और प्रत्येक स्पेस की दूरी कितनी है, 2 मीटर। तो टोटल कितनी स्पेस बनी, 11। तो कुल हमारा दूरी कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, कुल दूरी हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 × 11 मीटर, 2 × 11 मीटर। चूँकि एक स्पेस की
लंबाई जो है 2 मीटर, इसलिए टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ दूरी कहिए या लंबाई कहिए, जो कहना है कहिए, चूँकि लंबाई ही पूछा जा रहा है। तो 2 गुना 11 कर देंगे, ये 22 मीटर तक हमारा टोटल स्पेस हो जाएगा। और साथ ही साथ बोला जा रहा है ये चारों ओर 1-1 मीटर का फासला छोड़ा गया है, मतलब पंक्ति की तरफ से यहाँ से ये स्पेस छोड़ा गया है, ये वाला 1 मीटर का ये है, 1 मीटर का। इधर से भी ये 1 मीटर का, यहाँ मान लीजिए ये सब जितने हैं ये 1 मीटर का है। तो इधर से भी यहाँ से शुरू हुआ है तो इधर 1 मीटर का स्पेस ये छोड़ा गया है और ये 1 मीटर का स्पेस ये वाला छोड़ा गया है। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 मीटर इधर की, 1 मीटर इधर की, और बीच के फासले की जितने भी डिस्टेंस है ये तो हमने 22 मीटर निकाल ही दिया, और 1 मीटर इधर से और फिर 1 मीटर इधर से। चूँकि केवल लंबाई कैलकुलेट करना है, चौड़ाई कैलकुलेट करना होता तो हम इधर से जोड़ लेते, लेकिन चौड़ाई से मतलब नहीं है। तो 1 1 2 22 2 24 मीटर हमारा टोटल क्या हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, यानी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो इधर से भी 1 मीटर, इधर से भी 1 मीटर, बीच का 11 दूना 22। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इसकी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 मीटर। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 140 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करने पर 16 कतारें बनती है। प्रत्येक कतार में मतलब एक कतार में 30 छात्र हैं तो 16 कतारें बनती हैं, मतलब एक कतार में 30, फिर दूसरे में 30, फिर तीसरे में 30। इस प्रकार से सबको जोड़ने से बजाय अच्छा है कि इसको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल संख्या निकल जाएगी। यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा करें तो कितनी कतारें बनेंगी, तो सिंपल बात है, कतारों की संख्या निकालना है तो आप कर लीजिए, टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकाल देंगे, कुल विद्यार्थी बटा एक कतार में विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी की संख्या कहिए या छात्रों की संख्या जो भी है, बटा एक कतार में उपस्थित विद्यार्थी से विद्यार्थी किस में, एक कतार में विद्यार्थी को कर दीजिए तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे। कह रहा है कि 30 एक कतार में 30 विद्यार्थी हैं, इस प्रकार से प्रत्येक कतार में 30 छात्र हैं तो 16 कतार बन रही है, तो ये कुल विद्यार्थी हो जाएंगे, 30 गुना 16 कर देंगे। तो अब कह रहा है कि अगर इसको 24 छात्रों में खड़ा किया जाए कतार बनाकर, 24 छात्रों का कतार खड़ा किया जाए तो कितने कतारें बन जाएंगी। तो सिंपल इसको कर दीजिए, ये हो जाएगा 8 से 8 दूना 16, 8 तरीके 24, 3 दहा में 30, 10 दूना 20, यानी 20 कतारें बनेंगी। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 40 का। आशा करते हैं कि समझ में आ गई होगी बातें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे 141 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, कहना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर अगर आप एस.टी. यादव सर की बुक का सलूशन देखना चाहते हैं, एस.टी. यादव सर की बुक का सलूशन, तो आप मेरे सेकंड चैनल पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है मैथ ए मस्ती भैया। सर्च मारिएगा तो आ जाएगा, और नहीं तो आप जाइए चैनल, जैसे प्लेलिस्ट ढूंढते हैं ना, तो प्लेलिस्ट सेक्शन के बाद आपको एक टैब देखने को मिलेगा, चैनल टैब। उसी चैनल टैब पर मैंने यहाँ पे अपना लोगो लगा दिया है सेकंड चैनल का, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं, या फिर इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को सेकंड चैनल मिल सकता है, या फिर आप अबाउट सेक्शन में जाइएगा तो कहीं से भी मेरा सेकंड चैनल देखने को मिल जाएगा। नहीं तो सर्च कर लीजिएगा मैथ मस्ती भैया बाई अखिलेश कुमार कर लीजिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।